वैसे एक बात और पूछे आप लोगों से, संविधान जो बना था कुल कितनी बैठकें हुई थी उसमें? नहीं भाई, बहुत बैठकें हुई थी। हमको पढ़ना ही 3 रहता है, क्योंकि हम आपको डिटेल में 3 पढ़ाए थे। संविधान के निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। लेकिन बैठकें कितनी हुई थी? 165, 165 बैठकें हुई हैं। संविधान के निर्माण में टोटल आदमी बैठा था, बैठकें हुई हैं, भाग हुआ है, वो टोटल हुआ है एक। अगर आपसे पूछ जाए कितनी बैठक हुआ है तो 165 दिन। और कितना समय लगा तो 2 साल 11 महीना और 18। अच्छा, काउंट कब से होता है ये दिन, ये बताइए तो। ये काउंटिंग कब से होगा? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1900। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950। वैसे कहा यह जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है, लेकिन कहा यह जाता है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है ना, ये आपको आप ऐसे समझिएगा, संविधान बनाने में जब अपनाया गया था, कब अपनाया गया है? 26 नवंबर 1949 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। यहां से डेट काउंटिंग स्टार्ट होता है। वैसे यहां से डेट काउंटिंग होता है, यहां पे जाकर के खत्म होता है। तो टोटल कितना दिन है यहां से आप अगर आप जोड़िएगा तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन यहीं पे काउंट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया संविधान सभा की अंतिम बैठक, यहाँ पे संविधान सभा खत्म नहीं हो जाता है, संविधान सभा आगे भी चलते रहता है। संविधान सभा जब खत्म होता है, वो अंतिम जो बैठक हुई है संविधान सभा की, वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था अंतिम बैठक। उसमें क्या हुआ था आपको पता है? 24 जनवरी को क्या हुआ था? सही जा रहे हैं आप, ठीक जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत, गान नहीं, हाँ हाँ, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये दोनों अगर आपसे पूछ लिया जाए कब अपनाया गया था, क्या बताइएगा आप? 24 जनवरी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950। संविधान बनकर यहीं पे तैयार हो गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन संविधान सभा खत्म नहीं हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत, ये बताएंगे आपको हम, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। ये आगे हम लिखाएंगे, आपको एक क्लास लेंगे, बस कभी कभी याद आ जाता। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये पूछा ही जाता है 100%। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, 100% पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 12 लिख लिया। अनुच्छेद 12 में क्या है बाबू? राज्य की परिभाषा। कुछ ज्यादा नहीं ना पढ़ा दे रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो जाते हैं। नहीं, अगर आप बोर होते तो बता सकते हैं, हम वो बात भी करने आता है, लेकिन हमारे पास समय का है अभाव। ठीक है, हमको 3 महीना में बहुत कुछ पढ़ाना है। सबसे पहले ये पढ़ाना है, फिर स्टैटिक जीके पढ़ाना है, फिर हिस्ट्री भी खत्म करना है। तो जो समय का अभाव है, कम समय में ज्यादा अच्छा से प्रिपरेशन कैसे हो सकता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आपको आप लोगों को मिलेगा, जिसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपको डीपीपी मिलेगा। ठीक है, डीपीपी का मतलब सारा का अनुच्छेद वाला क्वेश्चन एक साथ आपको हम दे देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है, 2 भाग में हम तोड़े हुए हैं। पहले सारा का सारा अनुच्छेद देंगे, उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो देंगे। आपको करना बस ये है, इसको बनाते रहना है, ऑप्शंस पे लिखते रहना है हर एक ऑप्शन के साथ। जो जैसे कि पहले भी बोले थे, आ गया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 आप तो उत्तर कर दीजिएगा। लेकिन वहां पे 3 ऑप्शन तो और रहेगा ना, भाग 5 रहेगा, मान लीजिए भाग 9 रहेगा और भाग 6 रहेगा। तो उन तीनों के ऑप्शन के आगे में जो उसका है भाग 3, जैसे भाग 2 रहेगा तो उसमें नागरिकता लिखना है। ऐसे ही सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। उसको 2 पार्ट में तोड़े हुए हैं। एक पार्ट जिसमें कि संविधान का भाग है इंपॉर्टेंट और संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसके क्वेश्चन आपको आ जाएगा। वो खत्म होगा, जैसे ही आप वो खत्म करते हैं आपको दूसरा डीपीपी मिलेगा, जिसमें कि आपको उस पर रहेगा अनुसूची है, संविधान संशोधन है, संविधान के स्रोत हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि कब राष्ट्रीय गान अपनाया गया, कब राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, कब झंडा अपनाया गया, ये सारी चीजें होंगी। तो वो जैसे ही खत्म हुआ, मतलब आपका पूरा का पूरा पॉलिटी जो है वो खत्म हो जाए। ये आपको करते रहना है, आप सीख जाएंगे, बहुत अच्छा आपका जीके हो जाएगा। अगर आप अभी आपको 9 क्वेश्चन बन रहा है, तो मेरा ये पूरा का पूरा उद्देश्य है कि आपको 15 क्वेश्चन तक ले जाए एसएससी जीडी में। और अगर आप 15 क्वेश्चन बना लेते हैं ना,
तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बार बार कहते हैं बच्चों को जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो करता है जीके जीएस, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। इसके लिए हम एक करंट अफेयर्स भी बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एक साल का पूरा वो हम आपको बस करवाएं, आपको याद करवा दे। याद करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 250 300 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप हम करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये हम करवाएंगे आपको। चलिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है वो बताइए। मौलिक अधिकार ये भी नहीं है, मौलिक अधिकार देने से पहले मौलिक अधिकार को कैसे कम किया जाएगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि आपको बोलने का अधिकार प्राप्त है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लोगों को बोलने का अधिकार प्राप्त है, वो कुछ भी बोल सकता है। अब कुछ भी बोल सकता है इसका मतलब ये नहीं है ना कि रोड पे जाएगा और भारत के खिलाफ नारा लगाने लगेगा, ऐसा हो सकता है। आप अगर भारत के खिलाफ नारा लगा, आपको बोलने की आजादी है, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम या एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब कुछ भी बोल सकते हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि किसी के घर में घुस के उसको गाली देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी के घर में उसको गाली देना स्टार्ट कर दिए या फिर आप रोड पे गए और भारत के विरोध में नारा लगाना शुरू कर दिए, तो ऐसे केसेस में आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। क्योंकि आप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप देश विरोधी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं, ऐसे केस में आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर सरकार चाहेगी तो, सरकार चाहती नहीं है, ठीक है, नहीं तो और कहा जाएगा कि तानाशाह है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं तो आपके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है और मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है। जैसे कि आपातकाल लागू होता है, आपातकाल के समय भी मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार, जैसे कि आप समझिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, ठीक है, और उसमें 10 को आदमी निकल गया हमको रोजगार दो, भाई वहां युद्ध चल रहा है, अलग टेंशन चल रहा है, उसमें आप चले जाइएगा हमको रोजगार दो, नहीं मांग सकते ना, कैसे मांगेगा। सारा का सारा तंत्र अभी कहां पे, वहां पे है, युद्ध में लगा हुआ है, और आप उस समय बोल रहे कि हमको रोजगार दो, ये संभव नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपके मौलिक अधिकार को जो है वो कम किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार देने से पहले ही कैसे कैसे मौलिक अधिकार को कम किया जाएगा उसकी बात की गई है अनुच्छेद 13 में, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, और वो जो कम करने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा गया है, अल्पीकरण, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। इसी में एक और चीज है जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, इसी में एक और चीज लिखा गया है, न्यायिक समीक्षा। इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू लिखिए, हम समझा देते हैं जुडिशियल रिव्यू किसे कहा जाता है। जुडिशियल, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक का, जैसे न्यायिक वर्ड आया, न्याय वर्ड है, न्यायिक का मतलब कोर्ट से हो जाएगा, कोर्ट। अगर मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किया जाता है तो किस केस में किया गया है, अगर वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, ये सारी बातें फिर कोर्ट में चली जाती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू करता है या हाई कोर्ट करता है, उसे ही कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए न्यायिक समीक्षा की ये पूछा भी गया था इस बार, इसी बार पूछा गया है न्यायिक समीक्षा के बारे में कि न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 13 में है। क्लियर है बात यहां तक। तो 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य क्या है, और 13 में मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण के बारे में, किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। 12-13 समझ गए। अब स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। क्या है, क्या है, कौन सा अधिकार है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार।
14 से लेकर के 18 तक। इसमें पहला आता है अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप लोग मूवी भी देखते होंगे, पहले तो मूवी में देखते होंगे कि जब कोर्ट का सीन आता है तो एक मूर्ति खड़ी रहती है, मूर्ति की आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है और उसके हाथ में एक तराजू रहता है, तराजू का पलड़ा दोनों तरफ सेम होता है। देखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भाई नहीं, कानून अंधा नहीं है, इसका मतलब अंधा कानून नहीं है। अच्छा, इसी के कारण से अब जो नया में चेंज हुआ है, अब चेंज किया गया, जो आंख पे पट्टी बंधा हुआ था उस पट्टी को हटा दिया गया है। पहले आंख पे पट्टी बंधा हुआ था, तो उसका मतलब ये होता था कि कानून किसी को देख नहीं रहा है कि मेरे सामने में कौन है, ठीक है। उसका मतलब ये था कि हम किसी को नहीं देख रहे हैं कि मेरे सामने में कौन है, मेरे लिए जो भी है सब बराबर है, ठीक है, वो बराबर है, इसलिए आंख पे पट्टी बंधा हुआ रहता था और तराजू दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यही है विधि के समक्ष समानता। लेकिन अब चेंज किया गया है, वो कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि मेरे सामने कौन है। अब अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 साल पहले चेंज हुआ है, तो अब क्या है, हम देख रहे हैं मेरे सामने कौन है, लेकिन देखते हुए भी हम जो है समान, मेरे लिए सब बराबर है। वो जो दोनों पलड़ा जो है वो बराबर है ना, तो उसके कहने का ये मतलब हम देख रहे हैं कि मेरे सामने कौन है, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब बराबर है। तो वही है विधि के समक्ष समानता। मतलब जो कानून के नजर में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, और यही है अनुच्छेद 14। ये तो हो गया क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आपसे पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, यहां भी पढ़ाएंगे। एक और टॉपिक आएगा संविधान के स्रोत, वो नहीं, ये लिया गया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसी में एक और आता है विधियों का समान संरक्षण, वो लिया गया है आपको अमेरिका से। लेकिन ये जो है विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, इस यहां से हट के है, लेकिन मे भी आप लोगों को पता हो आगे वाले टॉपिक से, और टॉपिक आगे है लेकिन अभी पूछ लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति, ये किस देश के की अवधारणा से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ के बराबर, किस देश के उससे बराबर है, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के बराबर है, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के बराबर? हमारे देश का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो किस देश के राष्ट्र के अध्यक्ष के बराबर उनका पद है? क्या आप लोग बता सकते हैं? बताइए। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है, विधि ली गई है, इंग्लैंड के महारानी के बराबर है। जितना ताकत इंग्लैंड की महारानी के पास है, एग्जैक्टली उतना ही ताकत भारत के राष्ट्रपति के पास है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो राष्ट्रपति जो हमारे हैं, अब बहुत आदमी क्या सोचेगा ना कि वहां पे तो महारानी है, तो महारानी से कैसे? बहुत लोग इसमें उत्तर मार देता है अमेरिका, बहुत लोग इसमें उत्तर क्या मारते हैं, कैसे हो सकता है? अमेरिका का जो सारा का सारा पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के ही पास है। लेकिन क्या सारा का सारा पावर भारत में राष्ट्रपति के पास है? नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन अगर वास्तविक शक्तियों के बारे में बात किया जाए तो वो प्रधानमंत्री की, तो कैसे हो जाएगा? वहां पे तो सारी शक्तियां ही राष्ट्रपति के पास है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ जो भारत के राष्ट्रपति का पद है वो किसके समान है, वो ब्रिटेन के महारानी के समान है। जितना पावर ब्रिटेन में महारानी के पास है, उतना ही पावर
हमारे देश में राष्ट्रपति, वहां पे भी संसद है, यहाँ पे भी संसद है, वहां पे भी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, यहाँ पे भी सारी शक्तियां मेन रूप से प्रधानमंत्री के पास होती हैं, वहां पे भी मेन रूप से प्रधानमंत्री और संसद के पास होती हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको क्लियर करते चले जाते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के, ब्रिटेन में भी संसद है, हमारे यहाँ भी संसद है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, वो भी ब्रिटेन से, सेम बोले ना कि जैसे यहाँ प्रधानमंत्री और संसद है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री और संसद है। तो आपसे ये पूछ दिया संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है। अनुच्छेद 14 क्लियर कि नहीं क्लियर? अनुच्छेद 15, आज अनुच्छेद 16 पे छोड़ देंगे क्योंकि हमको लगा टाइम होने ही वाला है। हाँ, थोड़ा सा रिविजन भी करवा देंगे आपको हम। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म, लिंग, किसी भी आधार, इतना आपको याद नहीं रखना है, हम इतना लिखा दे रहे हैं, आपको याद नहीं रखना है। भेदभाव, मतलब किसी भी आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म, लिंग, भाषा, नस्ल आदि किसी भी आधार पर भेदभाव का अंत। ठीक है, इतना याद नहीं रखना आपको, सिंपल याद रखना किसी भी आधार पर भेदभाव का अंत किसमें है? अनुच्छेद 15 में। तो ये बताइए भेदभाव होता है कि नहीं होता है? अच्छा, संविधान भेदभाव करती है कि नहीं करती है? करती है, एग्जैक्टली भेदभाव करती है। सरकार भी भेदभाव करती है, आरक्षण देती है ना, वो भेदभाव नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन सर्फ एक्सल का एक प्रचार आता है, देखते होंगे, दाग अच्छे हैं। अगर दाग आपको अच्छे कामों के लिए हो, वो दाग अच्छे हैं। अगर कोई आदमी पिछड़ा हुआ है, उसको आगे करने के लिए हमको करना पड़े, वो अच्छा चीज है, वो खराब चीज नहीं है। तो आरक्षण का मतलब क्या हुआ? आरक्षण का मतलब क्या है कि जो समाज के दबे कुचले लोग थे, जो पहले मुख्य धारा में नहीं थे, उनको मुख्य धारा में लाना है, तो उनके लिए जो आरक्षण किया गया वो भी जो है एक प्रकार का, अच्छा भेदभाव है, लेकिन चूंकि वो पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाना है, तो ये इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं और ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। जैसे कि भेदभाव कहाँ होता है? आप टिकट के लाइन में खड़े हैं, लड़का एकदम खड़ा है, लड़कियां आती है बगल से लेके चली जाती हैं, ये भेदभाव नहीं है? है भेदभाव, लेकिन ये अच्छाई के लिए। कोई विकलांग आएगा, आप खड़े हैं लाइन में, और कोई विकलांग आएगा और विकलांग टिकट लेके चला जाएगा, आप खड़े रह जाएंगे, ये भी एक प्रकार का भेदभाव ही है। लेकिन अगर भेदभाव अच्छे कामों के लिए किया जाए तो उसे भेदभाव नहीं माना जाता है। और यही 16 में आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 में इसी बात की जिक्र की गई है। आरक्षण, अगर आपसे पूछा जाए आरक्षण किस में है, किस अनुच्छेद में आरक्षण का बात किया गया है, वो 16 में। तो आर्टिकल जो 16 कहता है, अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समान, लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी, सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में बात किया गया है? 16 में। लेकिन क्या बराबरी है? नहीं है बराबरी। क्यों? क्योंकि आरक्षण का व्यवस्था, अभी बिहार सरकार महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण देती है? 35% देती है ना, आरक्षण देती है। क्या ये समानता हुआ? नहीं। लेकिन आवश्यक था कि नहीं था? क्यों आवश्यक था, ये बता सकते हैं? क्योंकि वो इतनी दबी कुचली रहती थी। पहले अधिकारी नहीं, तो अलग बात है, अधिकारी रहना अलग बात है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब घर से बाहर वो निकल ही नहीं पाती थी। वो पूरा, आप देखिएगा नीतीश कुमार का, आपको एक चीज बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहले लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं थी, उनको घर में रखा जाता था, घर में उनको रखा जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जो सही बात है। और खास करके जो अच्छा, जो बहुत पढ़ा लिखा परिवार है, वो तो पढ़ा लेता था, लेकिन जो थोड़ा सा भी पिछड़ा हुआ परिवार है, ग्रामीण परिवेश में, वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजता था। तो जब नीतीश कुमार आए थे सरकार में स्टार्टिंग 2005 में, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी,
पोशाक योजना और साइकिल योजना। याद होगा आप लोगों को, पोशाक और साइकिल योजना उन्होंने लॉन्च किया था। उसका उद्देश्य क्या था? उसका पोशाक के पैसों के कारण से ही, चाहे साइकिल के पैसों के कारण से ही बच्चियां स्कूल पहुंचे। तो तब गार्जियन क्या करते थे कि एडमिशन तो करवा देते थे, पैसा भी ले लेते थे, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं, आगे नहीं पढ़ाते थे। पहले पोशाक और ये योजना भेजे, फिर बोले, फिर एक और योजना लाए वो कि अगर 10वां बच्ची पास कर जाती तो हम 10,000 रुपया देंगे, 10वां पास कर जाती है तो 10,000 रुपया देंगे। अब उस लोभ से उसको स्कूल भेजा जाने लगा कि भाई 10,000 मिलेगा पास करेगी तो। 10वां पास करवाया गया, 10वां पास करवाने के बाद फिर लाया गया इंटर पास करिए 25,000 रुपया देंगे। 10वां खत्म नहीं किया, इंटर पास 25,000, तो 25,000 रुपया इंटर के लिए। फिर अब नेक्स्ट ग्रेजुएशन का पास करिए 50,000 रुपया देंगे। नहीं, अभी 50 ही दे रहा है कि ग्रेजुएशन पास करिए 50। मतलब जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी उनको बढ़ा करके वो ग्रेजुएशन तक लाए। ग्रेजुएशन पास 50,000। उसका एक न्यू है कि आप किसी भी जाति से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप बीपीएससी का प्री पास करते हैं, कोई लड़की पास करती है, उसे सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है 1 लाख रुपया प्रिपरेशन के लिए मेंस का। ठीक है, ये भी एक नया, देखिए कितनी चीजें, जो स्कूल ही नहीं जा रही थी उसको वहां तक पहुंचाना, यही आरक्षण का मतलब जो समाज में दबे कुचले वर्ग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आगे करना। किसमें है बात किया गया है? अनुच्छेद 16 के 4 में। तो लिख लीजिए, इसी का 16 का एक भाग है 4, इसी में आरक्षण का जिक्र किया गया है। तो दिक्कत किसी को तो बताइएगा। लोक नियोजन में समानता का मतलब सरकारी नौकरी में समानता, इसी में 16 के 4 में जो है वो आरक्षण की चर्चा की गई है। अब एक बार रिवीजन कर लें, स्टार्टिंग से लेकर पढ़ें, क्योंकि हम आपको डेली बोले कि जो पढ़ाएंगे आने के साथ रिवीजन और जाते वक्त रिवीजन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है आप देख करके, जिसको याद नहीं वो देख करके बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर, आपको याद होगा। कहां से स्टार्ट किए थे हम आज? नागरिकता कहां से कहां तक है? अनुच्छेद कहां से? 5। भाग कौन सा? आवाज नहीं आती आप लोगों की, कम से कम आवाज आनी चाहिए, अच्छे से आवाज आनी चाहिए। भाग कौन सा? अनुच्छेद मौलिक अधिकार, भाग 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अच्छा, मौलिक अधिकार कितने थे, वर्तमान में कितने हैं? 7वां कौन सा था, कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, हटाया गया था। अब 6 बचे, उसमें से पहला कौन सा है?